दीदी के साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप सभी तक सही समय पर पहुंचा सके, ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। बता दें आपको, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए आज हम आपको कुछ अहम बातें बताने वाले हैं। इसके लिए आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली से मुलाकात की। बता दें, मुद्दा रहा चर्चा का कि कृषि तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए और क्या कुछ खास बातचीत इस दौरान हुई। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के सम्मान में निजी क्षेत्र के लिए बाजरा के विशेष उत्पादन के लिए अपने देश में 200 एकड़ भूमि की पेशकश की। डॉक्टर इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भारत का दृष्टिकोण बताने के लिए फरवरी 2023 में कैरेबियन समुदाय के शासनाध्यक्षों को संबोधित करने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर इरफान अली ने भारतीय मंत्री से गुयाना में बाजरा फार्म स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजने के लिए कहा और कैरेबियन और लैटिन अमेरिकी देशों में बाजरा के उत्पादन और प्रचार में हर संभव मदद का वादा किया। आइए कार्यक्रम में अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, अच्छी आमदनी अर्जित करनी है तो जरूरी है कि आप केवल खेती किसानी पर ही अपना ध्यान ना दें, बल्कि आपको और भी विकल्प तलाशने होंगे। एक बेहतरीन विकल्प है अच्छी आय अर्जित करने का, वो है शहद उत्पादन। तो कैसे आप शहद उत्पादन करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। शहद को धरती का अमृत कहा जाता है। दुनिया भर में 9,92,000 टन के आसपास शहद का उत्पादन हो रहा है। भारत में करीब 33,425 टन शहद हर साल निकल आता है। शहद अपने आप संपूर्ण भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80% होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। प्रोटीन भी 1-2% है, जिसमें 18 तरह के अमीनो एसिड हैं। ये अमीनो एसिड शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे 11 तरह के मिनरल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि 80% शहद दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद चुनती हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की वजह से फसल में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे किसान को ज्यादा फसल मिलती है। अशोक भाई पटेल का गांव गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है।
इनके पास 10 एकड़ जमीन है जिस पर ये गन्ना, आम, चीकू और सब्जी की खेती करते हैं। फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया और एक बक्सा अपने खेतों में रख लिया। धीरे धीरे इन्होंने मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देना शुरू किया और आज इनके पास 600 बक्से हो गए हैं जिनसे 12,000 किलो तक शहद मिल जाता है। एक ही जगह पर साल भर फूल मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए किसानों को बक्से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अशोक 5 साल से शहद उत्पादन कर रहे हैं। ये इस काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि दूसरे किसान प्रशिक्षण के लिए इनके पास आते हैं। यही वजह है कि उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। एक पुरस्कार तो मोदी जी के हाथों से ही मिला है। ये उस समय की बात है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर आप कम मेहनत में कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान
भाइयों बहनों, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको बताते रहते हैं कि केवल खेती किसानी से ही आप अच्छी आमदनी अर्जित नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में कई विकल्प हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही एक विकल्प अपनाया है पंजाब के हमारे सफल उद्यमी ने। इनका नाम है विनोद कुमार जैनी। ये एग्रो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। कैसे इन्होंने शुरुआत की और कैसे अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आए, आइए इन्हीं से जानते हैं। जिस तरह से बड़े शहरों में हवा, पानी और खाना दूषित हो रहा है, ऐसे में एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी चलन में है। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन, जिसके तहत खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों और कृषि की प्राचीन विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान विनोद कुमार जियाणी की करते हैं, जिन्होंने कृषि पर्यटन में अपना योगदान दिया है और अन्य किसानों को भी कृषि पर्यटन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। विनोद कुमार जियाणी कटेरा गांव पंजाब के रहने वाले एक किसान हैं। वे वर्ष 2005 से जैविक खेती से जुड़े हैं। विनोद कुमार ने अपने गांव में ही एक बड़ा फार्म विकसित किया है। इनका मानना है कि कृषि पर्यटन इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का काम करता है, जिसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक माहौल में फसलों और उनके उत्पादों को देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब से मैंने 2005 से कुदरती खेती शुरू की है, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ देखने आते थे और केवल भारत से नहीं, विदेश से भी जो एनजीओ एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नेचुरल फार्मिंग पर, कुदरती खेती पर काम कर रहे हैं, बीज बचाओ आंदोलन में कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर के और बाहर से सारे विद्वान यहाँ आते थे और मैंने यहाँ खेती विरासत मिशन, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब का, उनकी भी पहले 5-4 साल में 20-30 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है। तो पूरे इंडिया के जो भी काम कर रहे हैं सारे स्टेटों से यहाँ आते थे लोग। फिर मुझे ये आइडिया है, फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते थे कमर्शियल बेस। तो उसी दौरान 2009 में पंजाब सरकार ने एक फार्म स्टे रिजॉर्ट की स्कीम निकाली थी। मैंने अप्लाई की तो 14 फरवरी 2009 को पंजाब गवर्नमेंट से मेरे ये फार्म स्टे रिजॉर्ट मान्यता प्राप्त थी। फिर इस फार्म के मैंने धीरे धीरे उससे कि अभी टूरिस्ट एंगल से लोग घूमने आते हैं, पर्यटन, उनके एंगल से और नेचर को साथ रखते हुए उसके इसमें डेवलप कर दिया। तो ये मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा जैनी नेचर फार्म नहीं है। भारत का हर एक गाँव, हर एक के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कहीं भी ये टूरिज्म आपको मेन, अभी गेस्ट आएंगे क्यों, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। गेस्ट आएंगे क्यों, आएंगे तो करेंगे क्या और क्या लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर एरिया करके, वो भी काफ़ी आते हैं। और स्कूल तो दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बठिंडा से, आसपास के दूर दूर से आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, पहले 1 घंटा का हमारा ये लेक्चर होता है कुदरती खेती के ऊपर। कुदरती खेती करना चाहिए, हमारा भोजन कैसे आते हैं, उनको फार्मिंग के बारे में बताते हैं। फिर उनके बच्चों को और गेस्टों को हम फार्म की विजिट कराते हैं। हम दिखाते हैं हमारी ज़मीन, सॉइल कैसे हेल्दी हो गया, कितने पेड़ लग गए, पक्षी लग गए, उनको इसके बारे में दिया जाता है। और फिर ये गेस्ट आते हैं, उनको खाना भी 90% तो हमारा खेत का ऑर्गेनिक खाना ही होता है। हर प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आगे बताया आपको 32 प्रकार के हमारे फल है, सीजनल सारे वेजिटेबल्स हैं। और हमारे आटा, दाल, तेल, घी सारा घर का है। तो उनको खाया भी ऑर्गेनिक जाता है। तो इससे और इसको कुदरती खेती प्रमोट भी होती है और लोग बार बार आते हैं यहाँ रहने के, देखने के लिए। विनोद कुमार के फार्म मॉडल को देखने देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। अपने इस फार्म मॉडल के जरिए वो फार्म पे आए कुछ लोगों को फार्म विजिट, फार्म एक्टिविटी और फार्म स्टे जैसी कई सुविधाएं देते हैं। इनके फार्म में 32 प्रकार के मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही उनके फार्म पर आटा, दाल, तेल सारा सामान उपलब्ध रहता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, जिसका उपयोग विनोद कुमार अपने फार्म पर आए पर्यटकों के भोजन में करते हैं। यहाँ आए लोग को ठहरने की सुविधा से लेकर खाने पीने सभी चीजों का खास ख्याल विनोद कुमार स्वयं करते हैं। इनका ये मानना है कि इस प्रकार हम अपने देश सहित विदेशों में भी जैविक खेती को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से फार्म पर आए टूरिस्टों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें बैल और ऊंट की सवारी भी मौजूद है, ताकि आए हुए लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा अच्छा बीत सके। गेस्ट आते हैं, उनके रहने के लिए भी हमने काफी अच्छा प्रबंध किया है। 8 कमरे बनाए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से हमें अप्रूव्ड हैं। तो 8 कमरे रुकने के लिए, टेंट भी बना रखे हैं। और गेस्ट आएंगे तो क्या अच्छे क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए बैलगाड़ी की सवारी है, ऊंट की सवारी है, घोड़ा गाड़ी सवारी है,
फिर इंडोर और आउटडोर सारे गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, आर्चरी है और स्किल गेम्स भी हैं, बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए। फिर एक स्विमिंग पूल भी बना दिया हमने। स्विमिंग पूल को भी नेचर के हिसाब से बनाया है, भी नीचे का पानी हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई क्लोरीन केमिकल नहीं डालते और 2-3 दिन बाद पानी बदलना होता है, ये पानी सारे खेत के अंदर वापस यूज़ हो जाता है। और पूल ज़मीन से 2 फुट ऊपर है, सोलर के पंप से हम भरते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, खाली करते टाइम हमारे एनर्जी नहीं लगती। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमने 10 कनाल का एक बड़ा टैंक बनाया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसके अंदर पानी स्टोर करने के साथ साथ खेत में ड्रिप से पानी लगते हैं और साथ में उसमें बोटिंग भी कर दी, ड्यूल पर्पज़ का ये पूल बन गया। तो ऐसे हमने ये फार्म डेवलप किए है टूरिज़्म के एस्पेक्ट से, तो इसमें लोग काफ़ी खुश होते हैं। और हमारे ये लॉकडाउन से पहले 1 साल के अंदर 40,000 लोग आए थे, उसके अंदर 500 विदेशी थे, तो 40 देशों से लोग यहाँ आज तक विज़िट करने के लिए आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स भी आए हैं फ्रांस से, स्पेन से, ताइवान से, यहाँ 5-5 दिन आके सीखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं हम इसको, तो इसको इस सेंटर के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश में बाकी हर गांव के अंदर, हर प्रांत के अंदर ऐसी स्कीम बन सकती है और कामयाब भी है। क्यों हमारे जो लोकल लोग पर ज़्यादा स्ट्रेस किया मैंने, पहले सोचते विदेशी अकेले नहीं, तो लोकल लोग कहाँ घूमने जाते हैं, तो लोकल लोग काफ़ी आते हैं। तो 80-90% तो मेरे आसपास के लोकल लोग ही हम एज ए गेस्ट घूमने के लिए, टूरिस्ट बन के यहाँ आते हैं। यही नहीं, अपने फार्म द्वारा प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर बने उत्पादों को विनोद कुमार बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेयरी फार्म भी बना रखा है, जिससे भी ये लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों में जरूरत के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों का सहयोग ले रहे हैं, जिससे इनका काम तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं।
पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो केवल आपकी सहूलियत के लिए ही नहीं, बल्कि आपको रोजगार का या फिर कहें कि अच्छी आमदनी अर्जित करने का एक अवसर भी प्रदान करती है। क्या है ये योजना, किस तरह से आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है।
वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा पहुंचेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidrshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।